Everything you will listen in this video is taken from the internet or any book or any documentary which is available for public. कक्षा 10 में पढ़ने वाले दो छात्र जिसकी उम्र लगभग 15 साल के आसपास रही होगी, 14-15 साल। एक छात्र का होमवर्क पूरा था और दूसरे का होमवर्क पूरा नहीं था। उसने दूसरे छात्र से कहा जिसका होमवर्क पूरा था, उसने कहा कि तुम मुझे कॉपी दे दो क्योंकि मुझे भी होमवर्क पूरा करना है। बस इसी बात को देखते हुए जिससे होमवर्क मांगा गया था, जिससे कॉपी मांगा गया था, तो वो मना कर दिया। और जैसे ही वो कॉपी देने से मना किया तो दोनों के बीच में बात इतनी बढ़ जाती है कि बात अब स्कूल से निकल करके पूरे शहर में पहुंच जाती है। और शहर में जहां भी भीड़ को कुछ दुकानें मिल रही थी तो उन्हें बंद करा रहे थे, और साथ ही कुछ ऐसी गाड़ियां जो रोड के किनारे खड़ी हुई थी उसमें देख ही नहीं रहे थे कि इसका मालिक कौन है। बस जिसको जो चाहा उसमें आग लगाना शुरू कर देते हैं। देखते ही देखते पूरा बाजार बंद हो जाता है। जो उस शहर में पर्यटक घूमने के लिए आए थे, जो टूरिस्ट वगैरह घूमने के लिए आए थे, वो फिलहाल के लिए रुक जाते हैं, और जो मौके पर रुके हुए थे वो शहर छोड़ करके निकल जाते हैं। दो छात्रों से शुरू होता है ये झगड़ा, और लगभग पूरे शहर को 20 करोड़ रुपये से ज्यादा का नुकसान हो जाता है। अब चाहे डीएम हो, एसएसपी हो, आईजी हो, डीआईजी हो, या डीजीपी हो, या देश के मुख्यमंत्री हो, सबको अब बस एक ही बात कहनी पड़ती है, लोगों से अपील करनी पड़ती है कि आप शांत हो जाओ। इस मामले की उचित कार्रवाई की जा रही है और जांच कर रहे हैं। जो भी इसमें दोषी होगा उसे किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन लोग शांत होने का नाम ले ही नहीं रहे थे। लोगों के दिमाग में बस यही था कि इसमें बड़ी से बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन कार्रवाई के लिए कुछ वक्त लगता है, और वह वक्त शायद शासन प्रशासन मांगने की कोशिश कर रहा था। और भीड़ अपना काम करना शुरू कर देती है। भीड़ ये देखता ही नहीं है कि नुकसान खुद का भी हो रहा है या किसी और का हो रहा है। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है राजस्थान प्रदेश का एक जिला है उदयपुर, और उदयपुर जिले का एक थाना लगता है सूरजपोल। सूरजपोल थाना क्षेत्र के इलाके में एक विद्यालय आता है जिसका नाम है राजकीय उच्च मध्य विद्यालय भटियानी चौहट्टा। दरअसल बात कर रहा हूं 16 अगस्त 2024 की सुबह लगभग 10 बजे के आसपास का वक्त रहा होगा, जब बच्चों को लंच का वक्त था। बच्चे अपने अपने बैग से लंच निकालकर खाने की तैयारी में जुटे थे। तभी एक स्टूडेंट जो मेन गेट होता है वहां की तरफ जाता है, और जेब में से कुछ रखा हुआ था। जैसे ही जा रहा था, पीछे से एक स्टूडेंट जो और उसके पीछे आ जाता है, और जैसे ही वो स्टूडेंट आता है तो दोनों के बीच में कुछ कहासुनी होती है। और कुछ कहासुनी के बीच में जो उन्होंने अपनी जेब में कुछ पहले से छुपाया हुआ था, उन्होंने एक उस बटन दबाया, और बटन जैसे दबाता है उसके अंदर से एक चाकू निकलता है। चाकू निकलने के बाद उस स्टूडेंट को बहुत जोर से उसकी जांघ में चाकू मारता है, जिसकी वजह से उसकी जांघ की कई नसें कट जाती है और वहां पर ब्लड बहने लगता है। उसने यह काम को अंजाम देता है, और अंजाम देने के बाद बाहर खड़ी हुई स्कूटी पर बैठता है और वहां से भाग जाता है। लेकिन जिसकी जांघ में चाकू लगा था वो छात्र गंभीर रूप से घायल हो जाता है। उसके शरीर से ब्लड मतलब काफी मात्रा में बह रहा था, और वो जो चीख रहा था, चिल्ला रहा था, तो उसकी चीख पुकारे कुछ स्टूडेंट तक पहुंचती है जो मौके पे स्टूडेंट होते हैं। वो दौड़ते हुए एक शिक्षक के पास जाता है और कहते हैं कि गुरुजी जितनी जल्दी हो सके आप जल्दी चलिए, एक लड़के को चोट लग गई है। अब चोट कैसे लगी है, क्या लगी है, इसके बारे में किसी को नहीं पता था। तब तक वो छात्र बेहोश हो चुका था। उसके बाद उस शिक्षक ने हिम्मत जुटाई, अपनी स्कूटी निकाली, और एक छात्र के साथ मिलकर या किसी और के साथ मिलकर उस छात्र को अपनी स्कूटी पर रखा, और तुरंत वो हॉस्पिटल की तरफ दौड़ने लगता है। जो भी रास्ते में आ रहा था उसको हॉर्न बजाते हुए कह रहा था कि बस हट जाओ, जितनी जल्दी हो सकता है हॉस्पिटल जाना है। एमबी हॉस्पिटल पड़ता है। एमबी हॉस्पिटल में जाते हैं और चीखते हुए चिल्लाते हुए, डॉक्टर साहब जितनी जल्दी हो सके इस छात्र की मदद कीजिए। अब जैसे ही डॉक्टर को पता चलता है तो डॉक्टर भी उस छात्र को लेकर के इमरजेंसी वार्ड में चले जाते हैं, उसका उपचार करना शुरू कर देते हैं। तब तक उसका काफी मात्रा में ब्लड बह चुका था, और उसके जो बेहोशी की हालत थी वो लगातार बढ़ रही थी। उसकी तबीयत लगातार और ज्यादा खराब हो रही थी। अब करे तो क्या करे। तभी डॉक्टर साहब को पूछते हैं कि आखिरकार बात क्या है। तब जितना शिक्षक के समझ में आया था, जितना शिक्षक ने उन बाकी छात्रों से पूछा था, जो छात्रों ने बताया था, तो उसने जो प्रत्यक्षदर्शी जो होता है वो जो बताया था, हॉस्पिटल को बताया जाता है
अब हॉस्पिटल में जब इस छात्र को एडमिट किया जा रहा था, इसी बीच में घर वालों को सूचना दे दी जाती है। जो लड़की की माँ होती है उनको जब सूचना दी जाती है कि तुम्हारे बेटे का किसी से झगड़ा हो गया है, जितनी जल्दी हो सके एमबी हॉस्पिटल आ जाइए। बच्चे की थोड़ी सी हालत ज्यादा खराब है। जैसे माँ ये बात सुनती है, उनके ताऊ, उनके चचा और ताई जो होते हैं, उनको भी सूचना दी जाती है। लेकिन जो लड़का है उसके पिता रहते हैं कुवैत में। उसको सूचना दी जाती है तो वो इतना छटपटा रहे थे कि बस किसी भी तरकीब से कुवैत से सीधा इंडिया पहुंच जाए और अपने बच्चे को, अपने लाल को अपनी आंखों से देखे कि क्या वो ठीक है या उसकी हालत कैसी है। हजारों करोड़ों सवाल उस पिता के मन में, जहन में घूम रहे थे। बस एयरपोर्ट के बार बार चक्कर लगाने की कोशिश कर रहा था और वो शुरू कर देता है कि कितनी जल्दी हो सके कोई भी हवाई जहाज जो इंडिया जाता हो वो मुझे बिठा के ले जाए। एक तरफ पिता जद्दोजहद कर रहा था, माँ, ताऊ और जो उनकी ताई थी वो सब यहाँ सब परेशान हो रहे थे। वो हॉस्पिटल पहुंचते हैं और शहर में एक अफवाह फैल जाती है। अफवाह ये फैल जाती है कि एक विद्यालय के अंदर जो छात्र होते हैं, दो अलग अलग समुदाय के छात्र हैं और इन दोनों ने अलग अलग समुदाय होने की वजह से एक विशेष समुदाय के लड़के ने दूसरे छात्र को चाकू मार दिया है, जिसमें कि उसकी बहुत ज्यादा हालत सीरियस हो गई है। और जैसे ही यह सूचना पूरे शहर में जाती है, सूचना आग में जंगल में आग की तरह फैल जाती है। अब बड़ी संख्या में 16 तारीख की ही बात थी, लोग वो हॉस्पिटल में जमा होना शुरू हो जाता है और हॉस्पिटल में जमा होने के बाद वहां पर हंगामा शुरू हो जाता है। प्रदर्शन शुरू होते हैं। देखते देखते सूचना पुलिस तक पहुंच जाती है। पुलिस भी मौके पर आती है, भीड़ को शांत करने की कोशिश कर रही थी। भीड़ ने जैसे ही एक रट लगाया हुआ था कि जितनी जल्दी हो सके आरोपी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही वो कौन है उसको पकड़ो, जेल में भेजो और उनके घर पर बुलडोजर चलना चाहिए। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में उनकी सरकार बुलडोजर चलाती है आरोपी के खिलाफ, ठीक ऐसे ही आरोपी के खिलाफ भी बुलडोजर यहाँ भी चलना चाहिए। बुलडोजर की मांग थी। प्रशासन ने लगातार आश्वासन देना शुरू कर दिया और पूछने की कोशिश कर रहे थे कि बच्चे की हालत अब कैसी है। फिलहाल बच्चे की हालत में थोड़ी सी सुधार बनी हुई थी। सुधार की ओर थोड़ा थोड़ा प्रयास किया जा रहा था क्योंकि हालत ज्यादा जोर से खराब बताया जा रहा था। उसकी जो नसें थी उसको कटने की वजह से बच्चा थोड़ा सा, उसकी हालत और ज्यादा खराब हो गई थी। लेकिन भीड़ का गुस्सा लगातार बढ़ने लगता है। अभी तक ये हॉस्पिटल में लोग थे, बात हॉस्पिटल तक ही थी, बल्कि बात पूरे शहर में फैल चुकी थी। अब हर कोई ये जानना चाहता था कि आखिरकार आगे क्या होने वाला है, क्योंकि मामला अब दो समुदाय से जोड़ा गया था। अब जो बुलडोजर की मांग थी, एक तरफ बुलडोजर की मांग सुनने के बाद जो नगर निगम महापालिका होती है या फिर नगर निगम जो उदयपुर की लगती है, उसने अपनी कार्रवाई करना शुरू कर दिया। वन विभाग की टीम भी लग जाती है कि देखने के लिए कि आखिरकार बुलडोजर कहाँ चलाया जाए, किस हिस्से में चलाया जाए। बुलडोजर की अब जब तैयारी शुरू होती है, साथ ही जो शहर के लोग होते हैं वो शहर में निकल जाते हैं और अलग अलग इलाके, चाहे वो चेतकल सर्कल हो या फिर हाथी पोल हो, अश्विनी बाजार हो, घंटा घर हो या जहां भी हो, लोग जाकर कह रहे थे कि दुकानें बंद करो। और दुकानें बंद करने की जब बात कर रहे थे तो लोग दुकान बंद करना शुरू कर दिया। साथ ही भीड़ इतनी ज्यादा उग्र हो जाती है कि शाम होते होते 4 साढ़े 4 बजे का वक्त रहा होगा। सड़क के किनारे जो भी वाहन खड़े हुए थे वो वाहन किसका है, किस समुदाय का है, उसका मालिक कौन है, किसी को इस बात से कोई मतलब नहीं था। बस गए और उसके अंदर कोई ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगाई और वाहनों को आग के हवाले करना शुरू कर दिया। देखते ही देखते दर्जनों वाहनों में आग लग जाती है और पूरे सोशल मीडिया पर यह मामला बहुत तेजी के साथ वायरल होना शुरू हो जाता है। उदयपुर की जब जो यह आग थी वह सिर्फ उदयपुर तक ही सीमित नहीं था, बल्कि पूरे राजस्थान में, पूरे देश में आग की तरह फैल जाती है। एक तरफ पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ जो रेप के बाद उसके बाद हत्या कर दी जाती है। लोग उस घटना के बारे में जानने की कोशिश कर ही रहे थे कि आखिरकार क्या है। तो दूसरी तरफ उदयपुर में इस तरह की जब आग लग जाती है तो हर किसी के दिमाग में, हर किसी के जहन में एक ही सवाल था, आखिरकार बात क्या है, क्या हुआ। तब लोगों ने जब जानने की कोशिश की तो पता चलता है कि दो छात्रों के बीच में का ये झगड़ा था। जो कक्षा 10 में पढ़ने वाला था, एक छात्र का होमवर्क पूरा नहीं था, दूसरे का होमवर्क पूरा था। जिसका पूरा नहीं था वो कॉपी मांग रहा था, कॉपी देने में आनाकानी हो जाती है और इसी बात पर कहासुनी हो जाती है। यह कहासुनी इतनी हो जाती है कि इन दोनों के बैकग्राउंड में झांक कर देखने की कोशिश की जाती है, एक दूसरे पर छीटाकशी करना शुरू कर देते हैं। बताया जाता है कि उन्होंने उसके माँ बाप, परिवार या फिर ऐसी धार्मिक बातों का इस्तेमाल किया जिसकी वजह से दोनों के अंदर गुस्सा बढ़ जाता है। और जिस लड़के ने होमवर्क पूरा करने की बात कही थी, कॉपी मांगी थी, उस लड़के को थोड़ा गुस्सा ज्यादा आ जाता है
उसने अपने ही मोहल्ले में कुछ ऐसे जो असामाजिक तत्व के लड़के थे, उनमें से ही किसी से उसका झगड़ा हुआ था। वो एक दिन मेले में जाता है और 400 रुपये का बटन दबाने वाला चाकू खरीद कर लाता है, क्योंकि उसे बदला लेना था उसे अपने दुश्मन से जो उसके मोहल्ले में रहता था। लेकिन जैसे ही स्कूल में झगड़ा होता है, अपने ही क्लास के जो छात्र हैं, जो सहपाठी हैं, उसे चाकू अपने दुश्मन के लिए इस्तेमाल नहीं किया था फिलहाल तक, और जो बैग में रखकर चाकू था वो सीधा स्कूल ले आता है, और वहां आने के बाद मौके की तलाश में था, और वो मौका मिलता है उसको 16 अगस्त 2024 की सुबह, जब लंच का वक्त हो रहा था। सब बच्चे क्लास में थे और उनसे कहा गया था कि आप अपना अपना खाना खा सकते हैं। तभी उसमें से शायद इशारा कुछ लड़के किया गया, उसको देखकर या फिर उसको देखकर दूसरा छात्र पीछे पीछे आ जाता है। वो मेन गेट पर आने के बाद उसमें कहासुनी होती है, और यही मौका पाते हैं उसने चाकू इतनी तेजी के साथ मारता है, इतनी जोर से मारता है कि उस लड़के की चीखें निकल आती है। उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, बिगड़ने लगती है। इधर वो तो शहर में आग लगने लगती है, और फिर डीएम हो, एसडीएम हो, आईजी हो या फिर डीआईजी हो, बड़े बड़े अधिकारी नेता सबके सब लोग पूरे शहर को शांत करने की कोशिश में लग जाते हैं कि अब शांत हो जाए, हम कार्रवाई कर रहे हैं। लोगों से अपील की जाती है, शहर के जो भी बड़े बड़े लोग थे उनको सामने लाया जाता है और कहा जाता है कि आप भी अपील करिए, किसी भी तरह का कोई विवाद ना हो, कोई बवाल ना हो। ठीक अगला दिन यानी कि 17 अगस्त 2024 को वो वन विभाग की टीम, नगर पालिका या फिर नगर निगम की जो टीम होती है, वो उस छात्र के घर के बाहर नोटिस चिपका देती है और कहते हैं कि ये जो मकान बना हुआ है वो अवैध रूप से बना हुआ है, इसीलिए जितनी जल्दी हो सके इस मकान को खाली कर दीजिए, नहीं तो हम बुलडोजर चलाएंगे ही। बुलडोजर चलाने का आदेश हो जाता है, और फिर उसके बाद एक वक्त आता है दोपहर में, 17 अगस्त 2024 के दोपहर में बुलडोजर लेकर के पूरी टीम पहुंच जाती है, और देखते देखते एक दो दीवारें गिरती है, और फिर कुछ ही घंटों में वो पूरा घर तहस नहस हो जाता है, जमींदोज हो जाता है। जब वो तहस नहस हो जाता है, उसके बाद शहर के जो बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने तसल्ली की कि हाँ, जैसे उत्तर प्रदेश की सरकार इस तरह की कार्रवाई करती है, अब राजस्थान की सरकार ने भी इस तरह की कार्रवाई की है, उन्हें सबक सिखाया गया है, जिन्होंने भी इस तरह के घटना को अंजाम दिया है। पुलिस ने उस लड़के के पिताजी को भी हिरासत में लिया और उस लड़के को भी हिरासत में लिया, अपनी कार्रवाई की और पूछताछ करना शुरू कर देती है। पुलिस की जांच में यह भी आता है कि होमवर्क को लेकर के झगड़ा हुआ था, बात यहां तक पहुंच जाती है। लेकिन सोशल मीडिया पर एक बात और चलने लगती है, एक तबका और होता है जो उनके पिता और उनकी माँ, उनकी बहन, ये चारों पांचों जो लोग होते हैं, जो उस मकान में किराए में रह रहे थे, जिस मकान को गिराया गया था वो उनका अपना मकान नहीं था, वो उस मकान के मालिक नहीं थे, लेकिन बुलडोजर चल जाता है, वो किसी और के मकान में चल जाता है। हालांकि यह बताया जाता है कि जो आरोपी परिवार होता है, आरोपी लड़के का परिवार, तो उस मकान का मालिक से कोई कनेक्शन जरूर होता है, संबंध जरूर होता है, लेकिन संबंध था तो इसलिए मकान क्यों गिराया गया। अब सोशल मीडिया पर इस तरह की बहस शुरू हो जाती है कि भाई मकान इनका था ही नहीं आरोपी का, लेकिन उस मकान को क्यों गिराया गया। तो पता चलता है कि ये जो कॉलोनी, जिस कॉलोनी में यह घर बना हुआ था, उस कॉलोनी में ज्यादातर मकान ही अवैध रूप से बने हुए हैं, यानी कि वो अप्रूवल कॉलोनी नहीं है, अनऑथोराइज्ड भले ही है। 30-40 साल से भले ही वो पुरानी मकान थी, पुरानी कॉलोनी थी, लेकिन इनके पास कोई नॉर्म्स नहीं होते हैं, एक राइट होते हैं, एक नियम होते हैं। यदि नियम के अनुसार मकान, दुकान वगैरह नहीं बनती है तो नगर महापालिका या डेवलपमेंट अथॉरिटी या फिर अन्य जो डिपार्टमेंट, जो इस संबंधित डिपार्टमेंट होता है, वो अपनी कार्रवाई शुरू कर देती है, और मकान संबंधित जो भी होता है वो कुछ छांट दिया जाता है या फिर गिरा दिया जाता है। लेकिन इस घटना में पूरा मकान गिर जाता है, लेकिन उसका नहीं जिसका कि दोष होता है। पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में जुट जाती है, लेकिन इसका असर इस घर पर ही नहीं बल्कि पूरे देश पर, पूरे शहर में फैल जाता है। जब दुकानें बंद हो जाती है, एक तरफ रक्षाबंधन के त्योहार को लेकर के दुकानें खुली हुई थी, लोग दो लड़कों में झगड़ा होता है, फसाद होता है, शहर में बवाल हो जाता है, तो दुकानें बंद हो जाती है, और जो बिक्री होती है वो शायद बंद हो जाती है। ये बताया जाता है कि सैटरडे संडे जब 2 दिन लगातार छुट्टी होती है तो आसपास के इलाके के लोग शहर में घूमने के लिए आते हैं, क्योंकि वो ऐसा शहर है जिसे लोग देखना चाहते हैं। बताते हैं कि झीलों का शहर है, और झीलों के शहर में जो लोग पहले से मौजूद थे वो वहां से निकलना शुरू कर देते हैं, और जो आने वाले थे वो अपने ट्रिप कैंसिल कर देते हैं। इसीलिए जो पर्यटकों की वजह से जो आमदनी होती है उस शहर को, वो लगभग करीब करीब बताया जाता है कि कई करोड़ों का नुकसान हो जाता है। इसकी भरपाई कौन करेगा, किस तरह के कई सवाल खड़े हो जाते हैं। लेकिन एक सवाल और बहुत तेजी के साथ उठ रहा था कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो नियम बनाया है कि जो बदमाशी करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, उसका घर गिरा दिया जाएगा। लेकिन एक नियम उन्होंने और लागू किया है, और वो नियम ये है कि जो भी शहर में तोड़फोड़ मचाएगा या संपत्ति को नुकसान पहुंचाएगा,
तो संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों की ही उसकी भरपाई करनी पड़ेगी। लेकिन शायद राजस्थान की सरकार ने, या जो आग लगाने वाले थे, जो गाड़ियां फूकने वाले थे, नुकसान पहुंचाने वाले थे, शायद अभी उस कानून पर अमल नहीं किया गया है। पता नहीं वो करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन जिस तरह से दो छात्रों की आपस की छोटी सी लड़ाई की बात शुरू होती है और पूरे देश को एक तरह से दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बताने वाले बताते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हैंड टू माउथ होते हैं, सुबह निकलते हैं कमाने के लिए, शाम को कमा कर आते हैं, तब जाकर के उनका घर चलता है। अब ऐसी स्थिति में 2-3 दिन स्कूल बंद हो या कारोबार बंद हो या फिर इंटरनेट सेवाएं बंद हो, क्योंकि इस घटना में 36 घंटे लगभग इंटरनेट सेवाएं बंद रहती है, कर्फ्यू जैसे हालात हो जाते हैं। 2-3 दिन काम कारोबार बिल्कुल पूरी तरीके से ठप हो जाता है और आगामी आदेशों तक स्कूल कॉलेज भी बंद हो जाते हैं। लेकिन ऐसी स्थिति में जो बहुत सा एक गरीब तबका है, जो हैंड टू माउथ वाले लोग हैं, उनका घर कैसे चलेगा, उनका चूल्हा कैसे जलेगा? इस बात पर शायद बहुत से कम लोग ही हैं जो सोचते हैं। भीड़ में इकट्ठा होने वाले लोग, उन लोगों को जरूर सोचना चाहिए कि आखिरकार किसी का नुकसान हो रहा है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना या किसी का दिल दुखाना बिल्कुल नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है, आपको बताना है कि इस तरह की घटनाओं के बाद कितने लोगों को सफर करना पड़ता है। जिस तरह से उस छात्र ने बड़ी आसानी से चाकू का इस्तेमाल किया और चाकू मारने के बाद अपने ही दोस्त, अपने ही साथी को, अपने ही क्लासमेट को घायल कर दिया। लेकिन वो नहीं जानता था कि जिस घर से, जिस आशियाने में वो रह रहा है, जिस छत के नीचे वो रह रहा है, वो छत हमेशा हमेशा के लिए उससे छिन जाएगा। बल्कि उसकी ही नहीं, जिसको वो मकान मालिक है, उसकी छत हमेशा हमेशा के लिए छिन जाएगी। शायद उसे जब एहसास होगा तब तक बहुत ही देर हो चुकी होगी। इसीलिए कोई भी ऐसा कदम उठाने से पहले हजारों बार सोचने की जरूरत है कि आप क्या करने जा रहे हैं या आप क्या करने वाले हैं। यही थी हमारी आज की कहानी। आई होप कहानी आपको पसंद आई होगी, कहानी आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। कहानी अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर अगर नए हैं तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह की किसी और कहानी में, किसी नए फैक्ट के साथ। तब तक के लिए अलविदा लेना चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।